हे नमस्कार मेरियन, कैसे हैं आप लोग? आई विश आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. जस्ट बी जॉयफुल. ठीक है. ओके, तो आइए, वेलकम बैक. तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग वही कंटिन्यू करेंगे. हम लोग जो मैथमेटिकल फिजिक्स का पार्ट कर रहे थे ना, मैथमेटिकल फिजिक्स, उसमें हम लोग पार्ट 4 पे मूव करेंगे. और ये पार्ट 4 का वर्जन 1 है. इससे पहले वाला जो पार्ट था, पार्ट 3, वहां पर हम लोगों ने डिफरेंशिएशन कैलकुलस के बारे में बात किए थे. उसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, फॉर्मूला एंड देन छोटा सा टॉपिक था मैक्सिमा एंड मिनिमा. ठीक है. तो ये पार्ट 4 में क्या है? पार्ट 4 में है व्हाट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रल कैलकुलस. और आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज पढ़ेंगे फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल्स. जी हाँ, आज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे हम लोग. आज हम लोग समझेंगे कि अगर इंटीग्रेशन है उसका न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग. ठीक है. एंड जो नेक्स्ट एपिसोड होगा वहां पर हम लोग इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझेंगे और एक्चुअली होता क्या है वो, मतलब उसका कहना क्या चाहता है इंटीग्रेशन, मतलब वो समझेंगे. ठीक है. आज हम लोग सिंपली फॉर्मूला बेस्ड कुछ फॉर्मूला सीखेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया लेते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है. ठीक है. ओके, चलिए रिकॉल करते हैं कि एक बार लिखिए रिकॉल. रिकॉल क्या है? डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन इज a process of finding the derivative. डेरिवेटिव बोलिए या फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलिए, एक ही बात है. डेरिवेटिव मतलब वो dy by dx. Differentiation is a process of finding the derivative for a given known function. known function. ठीक है. मतलब क्या बोल रहे हैं हम लोग? दैट इज फॉर अ गिवन फंक्शन, फॉर अ गिवन फंक्शन function y इक्वल्स टू f ऑफ x. ठीक है. अगर एक फंक्शन दिया हुआ है y ऑफ f ऑफ x और हम क्या कर रहे हैं, और हम इसका यहां पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ, हम कैलकुलेट कर रहे हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy by dx निकाल रहे हैं हम. तो ये जो प्रोसेस है, जहां पर हमको एक फंक्शन दिया हुआ है और हमने उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाला, डेरिवेटिव किया dy by dx. तो इस प्रोसेस को कहा गया है डिफरेंशिएशन. समझ में आया आपको क्या बोल रहे हैं? एक फंक्शन दिया हुआ है, आपने उसका डेरिवेटिव किया, जिस तरीके से किया आपने डेरिवेटिव, जो प्रोसेस यूज किया उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन. ठीक है. ओके, अच्छा ठीक है. अब मान लीजिए ये हो गया, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन. अब मान लीजिए सपोज द डेरिवेटिव ऑफ सम unknown function is given. आपको डेरिवेटिव ऑफ सम अननोन फंक्शन, एक फंक्शन था y, आपको उसका डेरिवेटिव पता है, ये चीज आपको पता है. ठीक है.
एक फंक्शन y का डेरिवेटिव आपको पता है, ठीक है, ठीक है, और मुझे क्या करना है, मुझे क्या फाइंड करना है, आई हैव टू फाइंड द फंक्शन, फाइंड द फंक्शन y, यहां पे मुझे ये फाइंड करना था, ये दिया हुआ था। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली में यहां पर फंक्शन दिया हुआ था, डिफरेंट डेरिवेटिव निकाल रहे थे, इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। यहां पर डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव दिया हुआ है, मुझे फंक्शन निकालना है। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में क्या है, ऐसा हम बोल सकते हैं ये एक्चुअली में एक रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये है एक रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन विच इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो हम लोग कैसे समझेंगे, हम लोग ये समझेंगे कि इंटीग्रेशन मतलब क्या है, अभी के लिए, आज के लिए एटलीस्ट यही समझेंगे हम लोग कि इंटीग्रेशन मतलब है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आपने जो डिफरेंशिएशन यूज करने का जो फॉर्मूला यूज किया था, अगर हम उसी फॉर्मूला को थोड़ा बहुत दिमाग चला के अगर उल्टा कर दें ताकि हम डेरिवेटिव से फंक्शन तक पहुंच सकें, तो इस प्रोसेस को कहा गया है इंटीग्रेशन। समझ में आया, जगह है नीचे, हाँ जगह तो है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा, ठीक है। और हम एक पॉइंट आउट कर रहे हैं एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, इसको नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन, the integral of the function y with respect to x is represented as y d of x। जी हाँ, ऐसे लिखा था। आप पूछेगा भैया ये क्या साइन है, ये इंटीग्रेशन का साइन है। जैसे बस समझने की कोशिश कीजिए, जैसे डी डी एक्स क्या है, डिफरेंशिएशन का नोटेशन है, डी डी एक्स क्या है, डिफरेंशिएशन का नोटेशन है। तो वैसे ही ये जो एक लंबा सा ऐसे लाइन दिया हुआ है, ऐसे करली ब्रैकेट में बू 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 बू, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन का सिंबल, नोटेशन, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि अगर मुझे y को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान सुनिए पहले, न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आइडिया क्लियर हो जाएगा, पर सुनिए पहले। अगर मुझे y को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लिखते हैं y dx, इंटीग्रेशन साइन। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेरिएबल है जिसके ऊपर इंटीग्रेशन हो रहा है, द वेरिएबल ओवर विच द इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड इज x। ये पॉइंट मेंशन करते हैं, दैट इज द वेरिएबल ओवर विच द इंटीग्रेशन is to be performed F-O-R-M-E-D for is x। ये जो dx होता है उसको बोलते हैं is x। दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक है। तो फिर हम बता दें आपको सिंपली, हम यहाँ पर बस आपको, हम लोग को फॉर्मूलाज, ठीक है, हम आपको ज़्यादा डायरेक्टली फॉर्मूलाज दे सकते थे और हम लोग स्टार्ट कर सकते थे वहाँ से, पर एक स्टेप पीछे जाके हम लोग समझे हैं कि क्या होता है इंटीग्रेशन। एक
बेसिक लेवल पर ज्योमेट्रिकल या फिर उसका सिग्निफिकेंस नेक्स्ट एपिसोड में समझेंगे हम लोग। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर एक फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है और इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। वेयर एज अगर एक डेरिवेटिव दिया हुआ है और मुझे वहां से एक फंक्शन निकालना है, इस प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन को बोलते हैं इंटीग्रेशन। एंड एक नोटेशन बताएं आपको कि द इंटीग्रल ऑफ फंक्शन y एक फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x इज रिप्रेजेंटेड एज, इंटीग्रेशन का सिंबल है ये ऐसे y dx, दैट इज द वेरिएबल ओवर विच द इंटीग्रेशन इज टू बी परफॉर्म्ड इज x। जो dx लिखा रहेगा ना, जिसके साथ dx जो चेंज इन वेरिएबल है उसके ऊपर इंटीग्रेशन किया जाता है। dx चेंज इन वेरिएबल है, इसके ऊपर इंटीग्रेशन किया जाता है। बहुत हो गया, चलो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं हम लोग। चलिए आइए अब हम लोग मूव करते हैं फंडामेंटल फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूलाज था, वैसे ही इंटीग्रेशन का भी कुछ फॉर्मूलाज है, उसको समझ लेते हैं। समझ लेते एक बार कैसे होता है। ठीक है, देखिए सब, अच्छा ये तो हम पहले फिर से वही कहानी लिखे हैं। इफ y इक्वल्स टू f of x एक फंक्शन है, देन द इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, y एक वेरिएबल है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर मुझे y को इंटीग्रेट करना है तो वेरिएबल क्या होगा, x। देयरफॉर y इक्वल्स टू f ऑफ x, इसका मतलब क्या हुआ कि y फंक्शन ऑफ x है, जैसे जैसे x बदलेगा y भी बदलेगा। तो वेरिएबल y एक फंक्शन है, उसका वेरिएबल क्या है, x। तो इंटीग्रेशन किसके ऊपर होगा, उस वेरिएबल के ऊपर होगा ना। ठीक है, तो इफ y इक्वल्स टू f ऑफ x इज सम फंक्शन, देन द इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, integration of the function with respect to its variable is integration का symbol y dx, y dx, और y क्या है, f of x dx। ठीक है, ओके। अब यहां पर सब स्टार्टिंग के लिए हमने बस 3 फॉर्मूला लिखा है, पहले उसको समझते हैं हम। अगर y इज इक्वल्स टू x टू द पावर n है, y क्या है, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर n है, तो उस सिनारियो में इंटीग्रेशन, इस पे ध्यान दीजिएगा प्लीज, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल dx, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। ये c को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इस पर बाद में डिस्कस करेंगे हम। प्लस c को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब कि अगर एक इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग x टू द पावर n dx का, तो आंसर आएगा x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ठीक है, तो अब देखिए, अब प्लीज ट्राई कीजिएगा समझने का हम क्या बोलना चाहते हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस कैसा है। हम लोग चाहे तो बस फॉर्मूलाज लिख के याद कर सकते हैं, पर एक बार समझ लेते हैं ना कि एक्चुअली इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस कैसे है, वो एक आइडिया ले लेते हैं हम लोग बस। देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ इस फॉर्मूला के हिसाब से, इस फॉर्मूला के हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n क्या दे रहा है, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n ये दे रहा है, इन अदर वर्ड्स डिफरेंशिएशन
डिफ्रेंसिएशन ऑफ ये चीज x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c मस्ट बी इक्वल्स टू x टू द पावर n। हाँ या ना? हम लोग स्टार्टिंग में ही बोले हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस है। इस इक्वेशन का मतलब ये बन रहा है कि अगर हम x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो रिजल्ट ये आता है। इन अदर वर्ड्स, अरे इन उल्टे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो आंसर ये आएगा। हाँ ना? चलिए चेक करते हैं। डी डी एक्स ऑफ इसका x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, ठीक है, ओके। ये तो डिफरेंशिएशन ऑफ सम कांस्टेंट वैल्यू है, 0 गया। अच्छा, याद है आपको डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n क्या था? n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1, नहीं तो? आइए देखते हैं। यहाँ पे पावर कितना है? n प्लस 1 हो जाएगा n प्लस 1 x टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस 0, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट क्वांटिटी हमेशा 0 ही होता है। अब देखिए ये कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 क्या है? सिंपली आंसर है x टू द पावर n। क्या मैच कर रहा है इसके साथ? ये था मेरा लेफ्ट हैंड साइड, ये आया राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। समझ में? बेसिक समझ में क्या बोल रहे हैं कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n करते हैं हम तो आंसर ये आ रहा है, ये आ रहा है। ये हम ये नहीं बता कैसे आया ये आंसर, ये नहीं बता रहे आपको। हम आपको ये नहीं बता रहे कि ये आंसर कैसे आ रहा है, हम बस लिख दिए हैं, पर हम आपको क्रॉस चेक करके बता दे रहे हैं कि अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर ये आएगा, जो हम करके दिखा दिया आपको। इसका मतलब ये भी सही है। ठीक है, आई होप आपको कुछ तो समझ में आया हो। मिटा इसको, ठीक है? कुछ तो समझ में आया कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है? अच्छा, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर n नॉट इक्वल्स टू -1। ये जो x टू द पावर n है ना, n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है? क्यों? क्योंकि n -1 का एक स्पेशल केस है यहां पर। नंबर 2, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर -1 होता है 1 बाई x। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x dx इज इक्वल्स टू ln x प्लस c। ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x dx है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह ये वाला और ये वाला बहुत जगह यूज होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, और ये 1 बाई x इज इक्वल्स टू ln x प्लस c। ठीक है? क्यों? आप चेक कर सकते हो, अगर इसका इंटीग्रेशन करने से ये आ रहा है, मतलब इसका अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें ln x प्लस c तो क्या हो जाएगा? ln x का होता है 1 बाई एक्स प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। ये आया, मतलब ये भी सही है। क्योंकि अरे नहीं समझ में आया क्या बोले? अगर 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन किया जाए तो ln x प्लस c आ रहा है, पर हमने ये बात प्रूव नहीं किया, आपको बस लिख दिया। पर आप चेक कर लो ना, अगर इसका डिफरेंशिएशन करने से ये आता है मतलब सही है। ln x प्लस c का डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 बाई एक्स आया, 1 बाई एक्स मतलब सही है, सही है, सही है। ठीक है? एंड सिमिलरली फाइनली एक और रिलेशन है मेरे पास e टू द पावर x का, y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx इज इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस c। ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x प्लस c का आंसर भी e टू द पावर x ही होगा। ये तीन रिलेशन मेन हुआ। पहला क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल्स टू ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x इज इक्वल्स टू ln x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस c। ठीक है? समझ में आया आपको?
ठीक है ना, ये चीज क्लियर है ना। ये दोनों बहुत जगह यूज होगा, पर आप प्लीज समझ लीजिए क्या बोलना चाहते हैं हम, कि आपको बस ये एट द एंड ऑफ द डे आपको बस ये रिलेशन याद रखना है। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n। अच्छा, एक चीज है, एक क्वेश्चन, आपको क्या लगता है इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर n dt क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर n dt क्या होगा? हमने बस x को इससे रिप्लेस किया, उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर क्या आएगा? t टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। वेरिएबल क्या है उससे मैटर नहीं करता है। अगर आपके पास ये होता है u टू द पावर n du इज इक्वल टू u टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम ऐसे नहीं लिखेंगे, अब हम डायरेक्टली ऐसा फॉर्मूला लिख देंगे आपके लिए। ठीक है, ओके, चलिए अभी इसको खत्म करते हैं लिख के। हाँ जी, चलिए आइए, स्वागत है आपका फिर से ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्री कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला है, कभी नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं पीछा, हमेशा पीछे पड़ा रहेगा। आइए, अब ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, सिंपल सा है, कुछ बहुत हाई फाई नहीं है। ठीक है, देखिए बस साइन का ध्यान रखिएगा। याद है आपको, डिफरेंशिएशन में जब आप एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे, CO, कोई भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसका C से शुरू होता है, जैसे कॉस का होता है माइनस साइन, कॉट का होता था माइनस कोसेक स्क्वायर, और एक क्या था, कोसेक का होता है कोसेक एक्स कॉट एक्स। इन तीनों का नेगेटिव होता था। और यहां पर क्या होता है कि जब भी आप कोई इंटीग्रेशन कर रहे हो, आंसर C से आ रहा है, जैसे कॉस कॉट कोसेक, तो नेगेटिव साइन यहां पे लगता है। ठीक है, बस याद करने का तरीका, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। अभी आपको याद नहीं करना, प्लीज अभी याद मत कर जाएगा, फिर आप सोचोगे क्यों फिजिक्स लिए हम, क्यों फिजिक्स लिए। नहीं, अभी याद करने मत जाना, बस समझे एक बार, बस पता करिए। अच्छा, ये सब भी है यहाँ पर। ठीक है, ओके, चलिए देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सब सी को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, बाद में बताएंगे कभी मन किया तो मेरे को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, कॉस एक्स डीएक्स का होता है, कॉस का होगा साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का होता है टैन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स टैन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं है मेरे पे, आपको करना भी नहीं चाहिए मेरे पे विश्वास कभी, आइए चेक कर लेते हैं। मतलब कि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो आंसर ये आना चाहिए, अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो आंसर ये आना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो आंसर ये आना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो आंसर ये आना चाहिए, अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो आंसर ये आना चाहिए। एंड सिमिलरली, अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो आंसर ये आएगा। ठीक है, क्योंकि हम बोले हैं आपको कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बस कोई भी एक चेक कर लेते लोग। चलिए कॉट इसको करते हैं हम, डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, मान लीजिए यहां पर सी नहीं होता। अच्छा चलिए सी लिखते हैं एक बार। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉट एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ सी। माइनस का सामने आ जाएगा और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स कितना होता है। अरे यार चलो अच्छे से लिखे सुना दे आपको, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कांस्टेंट कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। यहां पे एक माइनस, इससे माइनस, प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 0 प्लस 0, आंसर कोसेक स्क्वायर एक्स।
मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, मतलब इसका इंटीग्रेशन ये आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। आया 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 आया। इसका इंटीग्रेशन ये आ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, मतलब इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, वही आ रहा है, आना ही चाहिए, वो आएगा ही। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब हम आपको ना इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का बस मतलब समझा देते हैं क्या है। अगर हम यहां पर कोई कांस्टेंट टर्म अज्यूम करते हैं, सी क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, कुछ भी कांस्टेंट टर्म है, तो देखा जा रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म तो जीरो ही होता है। और अगर आप यहां पर सिंपली माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तभी भी आंसर कोसेक स्क्वायर एक्स ही आएगा। ठीक है, देखिए अगर आप सिंपली माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन या फिर माइनस कॉट एक्स प्लस सम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हो तो बोथ केस में आंसर यही आएगा। ठीक है, पर हम लोग को पता नहीं है कि जो फंक्शन है जब हम इसको इंटीग्रेट करते, मतलब कि प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे को आंसर ये आएगा, या फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा आंसर। ठीक है, तो मुझे पता नहीं है कि जो कांस्टेंट है एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है फंक्शन में। ये जो फंक्शन में जो कांस्टेंट टर्म है ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है मुझे पता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, तुम रख ही लो भैया, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो ये तो वैनिश हो ही जाएगा ना। समझा, छोड़ दो नहीं समझ, ये कांस्टेंट ऑफ एक सी एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, बस छोड़ो उतना ही रखो, अभी बाद में कभी समझा जाएगा। ठीक है, तो आपको बस ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, इसका ये इसका ये इसका ये इसका ये। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। तो यहाँ पे गौर फरमाइएगा प्लीज कि ये सब तो सेम है 9 तक, बस ये दोनों हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है इन द नेम ऑफ 10 एंड 11। बस लिख लीजिए, आप पूछिएगा मत क्या लिखवा रहे हैं, बस लिख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx होता है 1/a tan इनवर्स x/a। मत पूछो क्या है, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स, क्या गलती लिखते हैं हम भी लिखने समय भी, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx होता है साइन इनवर्स x/a। ये और ये कभी यूज होगा कभी ना कभी, हम बस रेफर कर देंगे, पर आप अभी के लिए लिख लीजिए बस। ठीक है, इसको और इसको लिख लो, बस ज्यादा दिमाग ना चलाओ। चलो चलिए आइए, वेलकम बैक। तो स्वागत है आपका। देखिए अब हम लोग करने वाले हैं, जितना बेसिक फॉर्मूलाज का हम लोग को जरूरत था वो हमने कवर कर लिया है। अगर इफ इन केस कभी कभी कोई न्यूमेरिकल्स करने समय एक्स्ट्रा फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा तो हम वो चीज उस टाइम पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। ठीक है, देखिए पहला वाला बहुत सिंपल है, बोलता है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ x dx है, अगर आप एक इंटीग्रेशन कर रहे हो और इंटीग्रेशन के अंदर कोई कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट सिंपली बाहर आ जाएगा, जो था इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन। कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो ddx ऑफ c इंटू यू, इसमें जो c बाहर आ जाएगा ddx ऑफ u। c कांस्टेंट है, इसके ऊपर ना ही कोई डिफरेंशिएशन होता है ना ही कोई इंटीग्रेशन होता है, ये बोला रहा है। ठीक ठीक, अगर आप इंटीग्रेशन करते हो सच दैट कोई कांस्टेंट है अंदर में तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये बोलता है फर्स्ट रूल। ठीक है, सेकेंड रूल भी बहुत सिंपल है, याद है आपको ये वाली चीज, ddx ऑफ u प्लस माइनस v क्या था, ddx ऑफ u प्लस माइनस ddx ऑफ v। याद आया कुछ? तो सिमिलरली यहां पर भी इंटीग्रेशन ऑफ u ऑफ x
प्लस माइनस वी ऑफ एक्स डिपेंडिंगली प्लस है कि माइनस है मुझे नहीं पता है, जो होगा देखा जाएगा। वो सिंपली क्या होता है, इस फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन प्लस माइनस सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, जैसे डिफरेंशिएशन में हुआ करता था। अगर इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ टू और मोर फंक्शन है वो हो उसको आप स्प्लिट कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, ठीक है, ये था सेकेंड नियम। सॉरी, थर्ड नियम थोड़ा झमेलेदार है, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास इंटीग्रेशन है ऑफ अ फंक्शन विच इज अ फंक्शन ऑफ ax प्लस बी। सिंपली x का फंक्शन नहीं है बल्कि ax प्लस बी का फंक्शन है। एक फंक्शन एक वेरिएबल है, क्या बोले आपको हम, ये एक फंक्शन है जो ax प्लस बी का फंक्शन है, पर यहां पर तो ये d सिंपली dx है। तो उस केस में हम लोग को करना पड़ता है व्हाट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग ले लेते हैं कि अज्यूम कर लेते हैं, लेट ये जो फंक्शन है ना, वेरिएबल है, उसको पकड़, लेट u इज इक्वल टू ax प्लस बी। ध्यान, पहले समझ लीजिएगा क्या बोल रहा हूं। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि देखिए यहां पर फंक्शन ऑफ x है, वो वेरिएबल x है, फंक्शन ऑफ x है, इंटीग्रेशन भी ओवर x हो रहा है, फंक्शन ऑफ x इंटीग्रेशन ओवर x, फंक्शन ऑफ x इंटीग्रेशन ओवर x। पर यहां पर देखिए ये कैसा फंक्शन है, फंक्शन ऑफ ax प्लस b है, फंक्शन ऑफ ax प्लस b। तो उस केस में जो इंटीग्रेशन हो रहा है इस वेरिएबल के ऊपर, वो भी तो ax प्लस b होना चाहिए था। इन अदर वर्ड्स, अगर ये ऐसा होता, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस b, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b, ax प्लस b, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन ax प्लस b ओवर द वेरिएबल d ऑफ ax प्लस b, फिर ये सही था, इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं था। पर यहां पर सिर्फ dx है, इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल आ गया है। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये जो आपने इक्वेशन अज्यूम किया इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा सिंपली x है ना, a b का 0, यहाँ से dx कितना हो जाएगा, du इज इक्वल टू a dx, तो dx कितना हो जाएगा, du बाई a, हाँ या ना। इसको डिफरेंशिएट किए बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं, कहाँ बोलते हो ना आप भी लोग भी, ऐसे लिखे हैं अब। तो a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचेगा सिर्फ d dx ऑफ dx 1, इसका कांस्टेंट गया, आंसर कितना आएगा, सिंपली a आएगा ना। तो यहां से हमने लिखा dx को ऊपर भेज दिया, du इक्वल टू a dx, dx इज इक्वल टू du बाई a। ठीक है, देखिए आपको पता है कि ये रिलेशन, आपको ये पता है ax प्लस b है u एंड dx है du बाई a, तो हम बोल सकते हैं दिस कैन बी रीरिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ u इंटू du बाई a, which is equals to 1 by a इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ u du। हाँ या ना, अब देखिए अब इसी कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि यहां भी u है, वेरिएबल भी u है। हम लोगों ने क्या किया, न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी, समझ में आएगा अच्छे से, पर कोई बात नहीं, अभी समझ लीजिए फिर से एक बार। आपके पास एक ऐसा फंक्शन था विच इज फंक्शन ऑफ ax प्लस b, तो हमने क्या किया, उसको कुछ अज्यूम कर लिया, हमने उसको u अज्यूम कर लिया, फिर उसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से ये रिलेशन आया, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू a, इसका मतलब dx हो गया du बाई a, तो ये dx का वैल्यू और इसका वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ax प्लस b की जगह u लिखा, dx की जगह du बाई a, du बाई a, a तो कांस्टेंट है,
तो फर्स्ट नियम के अनुसार ए बाहर आ जाएगा, 1/a बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, एफ ऑफ यू डी यू। अब तो ठीक है, जो वेरिएबल है उसी के ऊपर इंटीग्रेशन भी हो रहा है, जो वेरिएबल है उसी के ऊपर इंटीग्रेशन भी हो रहा है। ये चीज थोड़ा समझने का था। आई होप आपको कुछ तो समझ में आया होगा। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं, एकदम धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। चलिए, इतना अगर आपने अच्छे से कर लिया फिर अब न्यूमेरिकल्स करना इजी होगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ये शुरू करता हूँ। तो चलिए आइए, अब हम लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इंटीग्रेशन होता कैसे है। फॉर्मूला सीख चुके हैं, सारा फॉर्मूला जितना था आपको बता दिया है, अब हम उसको यूज करते हैं। चलिए आइए, क्वेश्चन क्या बोला है इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है। देयरफॉर ए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स किसके रेस्पेक्ट में है, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स के रिस्पेक्ट में मतलब dx, ठीक है, ठीक है। अब ठीक है, यहां पर एक्स वेरिएबल है, एक्स के ऊपर डिफरेंशिएट हो रहा है, कोई नहीं, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक्स रूट मतलब क्या होता है, पावर कितना है, हाफ, हाफ dx, ठीक है, ओके। अच्छा, आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन सा रूल यूज करेंगे, पहला वाला एकदम, ओहो आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, एक बुरा भूल गया, कोई बात नहीं, चलिए बता देता हूँ अभी। इंटीग्रेशन ओवर x टू द पावर n dx क्या था, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, यही तो। यहां पर n का वैल्यू कितना है, हाफ, एंड ऑब्वियसली यहां पे n नॉट इक्वल्स टू -1 होता है, ये रिलेशन में n -1 नहीं हो सकता है। यहां पे तो हाफ है, यहां पॉसिबल है, मतलब ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 प्लस c है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये कितना हो जाएगा, x टू द पावर हाफ प्लस 1 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस c विच इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू x टू द पावर 3/2 प्लस c, आंसर। देखिए समझ में आया कुछ कि नहीं आया, सिंपल सा क्वेश्चन था। x टू द पावर √2 का इंटीग्रेशन करना है मुझे विथ रिस्पेक्ट टू x, इसीलिए dx, रूट मतलब टू द पावर हाफ, मतलब ये रिलेशन फॉर्मूला यूज करें, ठीक है, इजी, इजी था ना, अरे इजी तो था, और क्या। चलिए ये हो गया हम लोग का पहला पार्ट। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, 1/√x, मतलब कि 1/√x का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब यहां पे आएगा dx। अच्छा चलिए इसको कैसे सजाते हैं हमसे, ये क्या है, हाफ मतलब ऊपर जाके x टू द पावर -1/2 हो जाएगा dx, ठीक है, -1/2 है, -1 नहीं चाहिए, -1/2 तो चलेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा x टू द पावर -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1 प्लस c, कितना हो जाएगा, -1/2 प्लस 1 होता है सिंपली हाफ, x टू द पावर हाफ बाई हाफ प्लस c विच इज इक्वल टू हाफ, ऊपर जाके 2 हो जाएगा, x टू द पावर हाफ मतलब √x प्लस c, आंसर। देखिए समझ में आया कि नहीं, सिंपल सा रिलेशन यही यूज किए हैं और कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ना हम एक चीज, अच्छा बाद दिखाते हैं लास्ट में, ठीक है, ठीक है, कोई गल नहीं है। चलो नेक्स्ट करते हैं, नंबर सी करते हैं, क्या है, x³/3 माइनस 3/x³, ये फंक्शन का मुझे इंटीग्रेशन करना है ओवर dx। समझ में आया कि नहीं आया, इसको मिटा दे रहे आप, समझ में आया कि नहीं आया कुछ, ये फंक्शन को इंटीग्रेट करना है ओवर x मतलब dx। तो सबसे पहले बात तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x³/3 dx माइनस इंटीग्रेशन ओवर 3/x³ dx। हाँ या ना, रूल नंबर 2, हम चाहे तो स्प्लिट कर सकते हैं,
अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, आगे खत्म आंसर। ये क्या हो जाएगा? अच्छा एक और चीज, पहले कांस्टेंट को बाहर लेते हैं, 3 है, ये हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ओवर x टू द पावर 3 dx। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। माइनस यहां पर क्या है? कांस्टेंट 3 इंटीग्रेशन ओवर ऊपर है, ये हो जाएगा x टू द पावर -3 dx। हाँ या ना? यहां पर x n का वैल्यू 3 है, यहां पे n का वैल्यू -3 है। कोई गल नहीं है, चलो करते हैं। ये कांस्टेंट टर्म तो जैसे है वैसा ही रहेगा, इनटू अब x क्यूब का क्या होगा आंसर? ये होगा x टू द पावर 3 + 1/3 + 1 माइनस, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा, उसको लास्ट में लिखेंगे, -3 इंटू इसका क्या आएगा? x टू द पावर -3 + 1/-3 + 1 फाइनली प्लस सम कांस्टेंट। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? सिंपली वो वाला फॉर्मूला यूज किए हैं, पहले इसको स्प्लिट किया गया, 2 टर्म आया, 2 इंटीग्रेशन आया, कांस्टेंट टर्म को बाहर लिए लोग, और फिर ये सिंपल सा इंटीग्रेशन था जिसका रिजल्ट यहां पर आया है। और ये एक्स्ट्रा कांस्टेंट जो लिखना पड़ेगा हम लोग को लास्ट में हर इंटीग्रेशन के बाद। सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 3 + 1 4 4 12 तो हो जाएगा x टू द पावर 4/12 माइनस -3 + 1 -2 माइनस प्लस 3/2 x टू द पावर -2 प्लस c आंसर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ये x टू -2 है, आप इसको 1/x² भी लिख सकते हो, आपका मर्जी है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया ना? इसी तो था, ठीक है ना? ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग से समझ रहे होगे, अब तो इजी लग रहा है, और चिंता मत कीजिए, इससे भी ज्यादा इजी होगा आप लोग का फिजिक्स में। बस बेसिक्स जानना जरूरी है। नंबर डी क्या है? इस फंक्शन को मुझे इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब 5x² + 3x - 2 को इंटीग्रेट करना है ओवर x, मतलब dx। ठीक है, अब यहां पर सेम कहानी, 2 टर्म के बजाय 3 टर्म है, आप इसको स्प्लिट कर दीजिए, ये हो जाएगा 5x² dx + 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ओहो आ गया, नॉट डी। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, आई देखिए यहां पर कांस्टेंट कितना है? कांस्टेंट है 5 बाहर चला जाएगा, हो जाएगा x² dx प्लस कांस्टेंट क्या है? 3 बाहर चला जाएगा, बचेगा x dx मतलब x टू द पावर कितना? अगर सिंपली x लिखा हुआ है तो पावर कितना हुआ? 1 हुआ ना। यहाँ पे 1 आप थोड़ा सा लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए पावर 1 है। ये थोड़ा मजेदार है, -2 तो बाहर आएगा ही, और यहाँ पे सिंपली dx बचा, सिंपली dx है। इस चीज को प्लीज ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम बार बार डिस्कस करेंगे इस पर। इंटीग्रेशन ऑफ dx, कोई कांस्टेंट बाहर चला गया, कुछ वेरिएबल है ही नहीं यहाँ पर, तो हम 1 बोल सकते हैं। हाँ, और इस 1 को क्या हम लिख सकते हैं? x टू द पावर 0 dx, हाँ या ना? 2 कांस्टेंट है, बाहर चला गया, बचा सिर्फ dx, पर कोई वेरिएबल तो है ही नहीं, तो इंटीग्रेशन किसके ऊपर करेंगे? वेरिएबल है पर उसका पावर 0 है, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 हमेशा 1 होता है। मतलब इस केस में इंटीग्रेशन करें, n का वैल्यू 0 है, जैसे यहाँ पे n का वैल्यू 1 है, यहाँ पर n का वैल्यू 2 है, वैसे ही यहाँ पर n का वैल्यू 0 है। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है हम लोग को, ठीक है? आप ये नीचे मत लिखिएगा एग्जाम टाइम पे, पर अभी के लिए बस समझने के लिए लिखवा रहे हैं आपको, ठीक है? अब तो इजी है, ये हो जाएगा, आप डायरेक्ट लिखेंगे 5 × x² मतलब
एक्स टू द पावर 2 + 1 by 2 + 1 मतलब x³/3 प्लस 3 इंटू x1 मतलब x टू द पावर 1 + 1 by 1 + 1 x²/2 माइनस, अब देखिएगा x टू द पावर 0 0 + 1 by 0 + 1 0 + 1 कितना होता है 1 मतलब -2x। देखिए समझ में आया कि नहीं आया आपको? फाइनली आंसर ये हो गया आपका आंसर 5/3x³ प्लस एक कांस्टेंट 3/2x² माइनस 2x प्लस c आंसर। ठीक है, समझ में आया? पहले स्प्लिट किए, फिर सिंपल सा रिलेशन फॉर्मूला यूज किया, बस ओके, कांस्टेंट सारा बाहर आ गया, बस वो वही रिलेशन यूज किया, आ गया। ठीक है, ठीक है। और यहां से हम बस आपको ये बोलना चाहेंगे कि आप प्लीज इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ सिंपली dx इज इक्वल टू x, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज इक्वल टू t, इंटीग्रेशन ऑफ du इज इक्वल टू u। ठीक है ना? जैसे अभी 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 देखे ना हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 मतलब x टू द पावर 0, सिमिलरली यहाँ पे t टू द पावर 0, यहाँ पर u टू द पावर 0, तो u टू द 0 मतलब u टू द पावर 0 + 1 by 0 + 1, 0 + 1 by 0 + 1, 0 + 1 by 0 + 1, which is equals to x by 1, which is equals to x, which is equals to x, t by 1 is equals to t, is equals to u by 1 is equals to u। इस बात को प्लीज ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल्स टू x, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज इक्वल्स टू t, एंड इंटीग्रेशन ऑफ du इज इक्वल्स टू सिंपली u। इस बात को प्लीज ध्यान रखिएगा हमेशा। आप किसी के ऊपर इंटीग्रेट करो, अगर सिर्फ ये चेंज इन वेरिएबल है तो आंसर आएगा। इस बात को प्लीज ध्यान रखिएगा आपसे। ये हो गया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ई इंटीग्रेशन ओवर, अब जल्दी करेंगे हम, ऑफ x² प्लस साइन x प्लस 1/x dx। ठीक है, अब देखिए एक लाइन में कर देंगे हम लोग, कर सकते हो, कर देंगे एक लाइन में। अगर इसको अब चलिए एक लाइन में करते हैं इसको, प्लीज ध्यान समझिएगा, आपको आप भी समझिएगा ध्यान से। x² dx का इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ओवर x² dx, एक लाइन और लिखना ही पड़ेगा आपके लिए, x² dx प्लस इंटीग्रेशन ओवर साइन x dx प्लस इंटीग्रेशन ओवर 1/x dx। इसका क्या होगा, x² है 2 + 1 by 2 + 1 मतलब x³/3 प्लस cos, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, साइन में क्या है cos आएगा, पर अगर cos आता है जिसका c है तो माइनस cos x प्लस 1/x dx क्या है। अगर आप ये वाला गलती मत कीजिएगा, आप बोलोगे x टू द पावर -1 dx है तो -1 + 1 by -1 + 1, ये गलत हो जाएगा। याद है ना आपको, हम लोग बोले स्टार्टिंग में ही कि ये अगर -1 नहीं होना चाहिए, ये क्या होता है, ये होता है log x, log बेस e x आंसर। या फिर सिंपली आप ये लिख के ln x भी लिख सकते हो, आपका मर्जी है। ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर 1/x dx क्या होता है, log x होता है उसका। ठीक है, और तो बस फॉर्मूला लिख के पुट कर दिया हम। ठीक है, ठीक है, चलिए समझ में आया आपको, बहुत बढ़िया। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, एकदम लास्ट पार्ट पे। ओ यहाँ पर है, ये तो और इजी है, ये तो भी किया चलो। तो दो ऐसा क्वेश्चन क्यों लिखे हम फालतू में। sin x - 2/x, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है ओवर dx। देखिए पहले फर्स्ट पार्ट का इसका इंटीग्रेशन होगा, 4 कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन करेंगे आएगा -cos x। ठीक है, हो गया, खत्म, और नहीं करना है, खत्म, आंसर ला दिया डायरेक्टली की बार में। आप
लेंथी वाइज कीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 2x करेंगे, 2 बाहर आएगा, 1/x ln x प्लस c का आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? जब आप इसको स्प्लिट करोगे 2 पार्ट आएगा, इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन 4 कॉन्स्टेंट चलेगा, cos का माइनस sin x, sin का माइनस cos x, माइनस 2 कॉन्स्टेंट गया बाहर, 1/x का ln x प्लस c, बस खत्म खत्म खत्म। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो चलिए ये देखिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्वियसली यहाँ पे इंटीग्रेशन ही करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इंटीग्रेशन ही करना है यहाँ पे, ठीक है। पर इस बात का यहाँ पे नोटिस करिएगा आप कि यहाँ पे ना हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे, जो हम लोग आपको बताया था ना, वो सेम चीज़ इसको अब हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या किया जा सकता है यहाँ पर। क्वेश्चन से सोल्यूशन ये देखते हैं, क्या बोला है, इंटीग्रेशन ओवर 1/4x + 5 dx, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपली x नहीं है, x के साथ एक कांस्टेंट टर्म भी है, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे लिखते हो 4x + 5 ऊपर जाके -1 हो जाएगा dx, जी हाँ, हाँ। आप यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो। इंटीग्रेशन ओवर x to the power dx is equals to x to the power n+1/n+1 + c। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x नहीं है, साथ में कुछ और टर्म्स भी है, 4x + 5 भी है। नहीं समझ में क्या बोल रहा हूँ? देखिए अगर हम चाहें तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते थे जो अभी तक करते आए हुए हैं, पर वहां पर क्या था, सिंपली x था। पर यहाँ पर आपके पास 4x + 5, ये 4 भी है प्लस सम एक्स्ट्रा टर्म भी है, तो हम नहीं यूज कर सकते हैं। मोर ओवर ये -1 है, ये -1 है, और इस केस में हम लोग ने पहले ही सीखा है कि n not equals to -1, हाँ या ना, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो क्या किया जा सकता है कि ऐसे अप्रोच किया जाता है, हम लोग मान लीजिए इसको एक नया वेरिएबल अज्यूम कर ले रहे हैं, जैसा पहले किए थे। लेट u is equals to 4x + 5. Now differentiating both side with respect to x, therefore du/dx is equals to ddx of 4x + 5, ठीक, कितना हो जाएगा, du dx is equals to, देखिए ये कांस्टेंट है 0, 4x का 4 कांस्टेंट बाहर आएगा और ddx of x 1 होता है, तो यहां से आपका आंसर बन जाएगा कि du is equals to 4 times dx, या फिर dx is equals to du/4। याद आया? तो dx आ गया du/4 और 4x + 5 है u। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिंपली चेंज ऑफ वेरिएबल कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, चेंज ऑफ वेरिएबल कर रहे हैं हम लोग। यहां पर हम लोग वेरिएबल x से वेरिएबल u में मूव कर रहे हैं। फायदा क्या है? फायदा ये है, 4x + 5 u होता है, dx क्या होता है, du/4, du/4 which is equals to 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ओवर du 1/u। देखिए समझ में आया कि नहीं आया आपको? सिंपली u to the power -1 1/u हो जाएगा। अब देखिए जिसके 1/u du, जैसे 1/x dx, इसका आंसर हो जाएगा सिंपली 1/4 ln u। पर देखिए फाइनल आंसर जो आएगा हम लोग u के टर्म्स पे नहीं छोड़ सकते हैं, u को रिप्लेस करना पड़ेगा। फाइनल आंसर 1/4 ln u का वैल्यू क्या है, 4x + 5, आंसर हो जाएगा 4x + 5, आंसर ही आएगा +c आंसर। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? सिंपली बहुत बहुत सिंपल है।
हम सिंस यहाँ पे 4x+5 था तो मुझे इसका चेंज ऑफ वेरिएबल करना पड़ा। उसके लिए हमने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया u, उसको लेकर डिफरेंशिएट किया बोथ साइड, तो यहाँ से dx निकाला। u तो मुझे पता चल गया, हमने dx निकाला, फिर dx और इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, 4 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, फिर सिंपली ये हो गया। तो इसका तो पता है हम लोग को, सॉल्व कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। एक बार पॉज करके इसको समझिए कैसे किए हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। ओके, कहाँ गया? नंबर बी क्या बोला है? इंटीग्रेशन ओवर 6x+5 का क्यूब dx। अब देखिए, हम चाहे तो इसका इंटीग्रेशन कर सकते थे प्रॉपर्ली डायरेक्टली x टू द पावर n, क्योंकि n3 है, n3 पॉसिबल होता है, पर यहाँ पर सिंपली x नहीं है, 6x+5 है, मुझे चेंज इन वेरिएबल करना पड़ेगा। तो अज्यूम कर रहे हैं लेट u इज इक्वल्स टू 6x+5, तो du डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ये वाला सिंपली 6 आएगा यहाँ से। ठीक है, 5 कांस्टेंट है 0, 6x का 6 कांस्टेंट बाहर, dx ऑफ x 1, ये हो जाएगा यहाँ से du इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स dx और dx इज इक्वल्स टू du बाई 6। समझ में आया? अब आपके पास ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, आप यहाँ पे dx को और इसको रिप्लेस कर सकते हो, तो क्या आएगा आंसर? u³ इंटू du बाई 6। अब देखिए 6 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, हो जाएगा u³ du। अब तो सिंपल लग रहा है, u³ du, जैसे x³ dx, वैसे ही u³ du। अब यहाँ पे डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, तो आंसर आ जाएगा 1/6 इंटू u⁴/4 प्लस c, विच इज इक्वल टू 1/24 इंटू u क्या है 6x to the power 4 प्लस c आंसर। देखिए समझ में आया कि नहीं आपको? तो समझ में आया? आउच। इसी को बोलते हैं चेंज इन वेरिएबल करना, पर जो फाइनल रिजल्ट है वो मेरा x के टर्म्स पे ही होना चाहिए। ठीक है, ओके चलिए बढ़िया, थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? दिखाई दे रहा ना? दिखाई तो दे रहा है। आइए अब सेम चीज करते हैं साथ में नंबर सी के लिए। नंबर सी क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 5x+3 dx। देखिए हम लोग को इंटीग्रेशन ऑफ सिंपली cos x पता है, कितना होता है? सिंपली sin x, यही तो। पर यहां पर cos ऑफ 5x+3 है, उसी की वजह से थोड़ा सा झमेला हो जा रहा है। तो कोई नहीं, चलिए आइए देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। फिर से चेंज इन वेरिएबल, इसको अज्यूम कर लेते हैं। लेट u इज इक्वल टू 5x+3। अगर हम डिफरेंशिएट करें बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, हो जाएगा du बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ से सिंपली 5 आएगा, dx इधर जाएगा, 5 इधर आएगा। हम बोल सकते हैं डायरेक्टली dx इज इक्वल टू du बाई 5। ये dx का वैल्यू मिल गया आपको, ये इसका वैल्यू मिल गया u, ये बस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये हो जाएगा cos ऑफ u इंटू dx का है du बाई 5, तो 5 बाहर आ जाएगा, 1/5 इंटीग्रेशन ओवर cos u du, ये हो जाएगा सिंपली 1/5 sin u। पर हम लोग आंसर u में नहीं छोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/5 sin u का वैल्यू है 5x+3 आंसर। ठीक है, समझ में आया? कुछ तो समझ में आया ना? इसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा जब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे तो। ठीक है, बेसिकली आपको बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में मूव करते हैं। तो चलिए आइए, ये एक दूसरा रूल है,
जिसका हम लोग को जरूरत पड़ सकता है जब हम लोग मैथ्स करेंगे, तब जब हम लोग मैथ्स, जब आप कोई न्यूमेरिकल्स करेंगे तब इसका जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। तो इसको बेटर एक बार हम लिखवा दें पहले से आपके लिए। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। अच्छा, इसका जरूरत क्यों पड़ता है ये समझते हैं पहले। आपको याद है जब आपके पास y इज इक्वल्स टू यू इंटू वी फंक्शन हुआ करता था और मुझे dy बाई डी एक्स निकालना था, तो क्या करते थे हम लोग करते थे फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, हाँ या ना। ये था इन द केस ऑफ डिफरेंशिएशन कि अगर आपके पास एक ऐसा फंक्शन है विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, यहां पर u इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x एंड v इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x। आपके पास एक ऐसा फंक्शन है विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, उस केस में डिफरेंशिएशन करने का ये नियम हुआ करता था, ठीक है, ठीक है। इन अ सिमिलर मैनर अगर आपके पास फिर से एक ऐसा फंक्शन है विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस u एंड v, तो उस केस में अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ फंक्शन, उसका भी एक आप फॉर्मूला बोल सकते हो, तरीका बोल सकते हो, ये है जहां पर नियम है कि इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल्स टू, इसको हम मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन पकड़ ले रहे हैं, u को और v को सेकेंड फंक्शन, हम लोग u को फर्स्ट फंक्शन पकड़ेंगे एंड v को सेकेंड फंक्शन पकड़ेंगे। तो बोला जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। प्लीज ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, एक स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन du dx, मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएशन किसका? फर्स्ट फंक्शन का, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। हम लोग बोलते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस 1 and 2 इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन सिंपली जैसे है वैसा ही लिख दीजिए, इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन का वैल्यू है वो, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला है, इसको आपको लिख के पता होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, छोड़ दीजिए उसको, बस याद रखना पड़ेगा आपको ये चीज, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल्स करेंगे अभी हम लोग, एक दो एग्जाम्पल्स तो करेंगे आपको समझाने के लिए, पर आप इसको एक बार लिख लीजिए, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, जो आना चाहिए, वो ये है कि अगर दो फंक्शन दिया हुआ है तो हम किसको पहला फंक्शन और किसको दूसरा फंक्शन अज्यूम करें। नहीं समझना क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए यहां पे हम तो v को भी फर्स्ट फंक्शन यूज कर सकते थे, u को सेकेंड फंक्शन यूज कर सकते, मेरा मर्जी। इसको हम बोलते ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरा सेकेंड फंक्शन है। अगर हम ये बोल रहे हैं, आप ये बोल सकती हैं, तो यहां पर कोई नियम तो दिख नहीं रहा है जहां से हम बोल सकें कि इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन।
ही माना जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक नियम है। नियम कुछ ऐसा है कि ऐसे एक लिख रहे हम, आई लेट, ठीक है। आप ये हो गया आई लेट, आई एक फंक्शन है, एल ए टी ई, ठीक है। आई फॉर इनवर्स फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल होता है लॉगरिदमिक फंक्शंस। ए होता है एल्जेब्रिक फंक्शंस, एल्जेब्रिक फंक्शंस। टी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एंड ई होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। अच्छा, अगर आप ऐसे मूव कर रहे हो इस सीरीज में, तो जो फंक्शन पहले है उसको फर्स्ट फंक्शन चूज किया जाता है। सॉरी सर, गंदा कर दिया फालतू में। हम आई लेट मतलब कि आपके पास दो फंक्शन है u एंड v, इसमें से इस लाइन में जो पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन यूज होगा, जो बाद में आएगा वो सेकेंड फंक्शन यूज होगा। मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है, ऐसा कुछ tan x x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे दो फंक्शन है ना, अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है tan x x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ये दो फंक्शन है, tan x एक फंक्शन है, x स्क्वायर एक दूसरा फंक्शन है। इसमें से ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक फंक्शंस है, ठीक है। तो हम किसको फर्स्ट फंक्शन यूज करें, किसको सेकेंड फंक्शन यूज करें, ये बताता है ये चीज, ठीक है। देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, एल्जेब्रिक भी है। पहले कौन सा आता है, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आता है कि एल्जेब्रिक आता है? पहले एल्जेब्रिक आता है। तो जो एल्जेब्रिक फंक्शन है इसको फर्स्ट फंक्शन यूज करेंगे हम लोग। ये हो गया आपका ये dx, ये u का रोल प्ले करेगा, ये v का रोल प्ले करेगा। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। क्यों? क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शंस पहले आता है इस सीरीज में। आई लेट, समझ में आया? सिमिलरली अगर मान लीजिए आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मान लीजिए e टू द पावर x, ठीक है। इस केस में आपके पास ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यहां पर कौन पहले आता है? पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, बाद में एक्सपोनेंशियल आता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मेरा पहला फंक्शन u का रोल प्ले करेगा और ये मेरा v का रोल प्ले करेगा। फिर आप इंटीग्रेशन कर सकते हो ये वाला फॉर्मूला यूज करके, जहां पे u tan x है, v e टू द पावर x है। समझ में आया कुछ क्या बोलना चाहते हैं? इस ऑर्डर में मूव करते हैं हम लोग। जो फर्स्ट फंक्शन है इसमें से, इस सीरीज में से जो फंक्शन पहले है उसको फर्स्ट फंक्शन यूज करते हैं। इस सीरीज में जो फंक्शन पहले है उसको फर्स्ट फंक्शन यूज करते हैं, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। एक बार अच्छे से लिख के थोड़ा देख लीजिए इसको, ठीक है। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलिए ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, उसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, देखिए आपको बस कंफ्यूज करने के लिए, थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पर हमने इस इंटीग्रेशन का वेरिएबल x है, इस इंटीग्रेशन का वेरिएबल u है, इस इंटीग्रेशन का वेरिएबल t है। प्रोसेस वही होगा, बस वेरिएबल अलग है, ताकि आप समझ सको कि वेरिएबल पे फर्क नहीं पड़ता कौन सा वेरिएबल है, ठीक है। ओके, चलिए आइए, हरिओम हरिओम। पहला वाला पार्ट, इंटीग्रेशन ओवर e टू द पावर x डॉट x dx, ठीक है। अच्छा,
यहाँ पर क्या दो फंक्शन है, यहाँ पर ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये एक सिंपली x है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x5 कुछ भी है, एल्जेब्रिक फंक्शन तो बोलेंगे ना इसको। तो ILATE, यहां पर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। पहले कौन सा आता है, पहले एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल ये रहा, पहले आता है एल्जेब्रिक। तो जो एल्जेब्रिक फंक्शन उसको हम फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करेंगे, x इंटू ई टू दी पावर x dx। देखिए समझ में आया कि नहीं आया ये लाइन। हम क्या किया एक्चुअली में, हम बोल रहे हैं कि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। इन दोनों में से एल्जेब्रिक फंक्शन इस सीरीज में पहले आता है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन को पहला प्रेफरेंस मिलेगा कि वो मेरा फर्स्ट फंक्शन बनेगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकेंड फंक्शन बनेगा। अब याद है फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, हाँ या ना, माइनस इंटीग्रेशन ओवर एक स्क्वायर ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होल ओवर का इंटीग्रेशन, हाँ या ना। ठीक है ना, आप बस मेरे साथ चलिए ना, धीरे चलते रहो, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब तो बस आपको सिंपली सॉल्व करना है इसको। इसका आंसर कितना आएगा, x e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन याद है हम लोग को, सिंपली होता है x e टू दी पावर x माइनस इंटीग्रेशन ओवर ddx ऑफ x कितना होता है, अरे भैया कितनी बार किए हो, क्या होता है, गुरबकवा 1 होता है, भूल गए। और इसका आंसर अभी निकाले हम लोग, ये जो क्वांटिटी था इसका आंसर तो यहीं पर है, कितना e टू द पावर x होल dx, हाँ या ना, विच इज इक्वल्स टू, आप देखो आप मेरे को बोल सकते थे भैया यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए एक्स्ट्रा कांस्टेंट नहीं आएगा, हाँ आएगा पर उसको हम लास्ट में लिखेंगे एकदम। ये हो जाएगा x इंटू ई टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू ये हो जाएगा सिंपली e टू द पावर x dx। ठीक है, तो फाइनली आंसर आ जाएगा x e टू द पावर x माइनस यहां से भी e टू द पावर x। अब सिंस सारा इंटीग्रेशन हो चुका है तब हम एक कांस्टेंट लिख देंगे आंसर, बस हो गया। समझ में आया, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मिटा इसको, ठीक है, ठीक था ना, ठीक है। चलिए आइए नंबर बी पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या बोला है, बोला गया है इंटीग्रेशन ओवर cos u इंटू यू इंटू डी यू, हाँ या ना। तो यहां भी दो फंक्शन है, एक है ये फंक्शन cos u, एक है सिंपली u cos u। ये कैसा फंक्शन है, एक इंटीग्रेशन ओवर डी यू है, चलेगा, सब चलेगा क्योंकि सब u है, एवरीथिंग इज u। तो उस केस में अब देखिए ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो किसको फर्स्ट फंक्शन यूज किया जाए, बताओ किसको फर्स्ट फंक्शन यूज किया जाए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये एल्जेब्रिक है। इस सीरीज में ILATE में पहले कौन आता है, एल्जेब्रिक आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आता है। ये रहा A, ये रहा T, पहले कौन सा आता है, पहले आता है एल्जेब्रिक। इसका मतलब ये हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन ओवर u डॉट cos u du, हाँ या ना। ये हो गया मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकेंड फंक्शन। अब कहानी बस सिंपल सा है, फॉर्मूला यूज करो और कुछ नहीं। क्या है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ओवर सेकेंड फंक्शन cos u du माइनस बहुत बड़ा इंटीग्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ddu। सिंस इंटीग्रेशन ओवर u कर रहा है ना, वेरिएबल u है तो डिफरेंशिएशन भी विद रिस्पेक्ट टू u होगा, ठीक है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका u इंटू इंटीग्रेशन ओवर सेकेंड फंक्शन का वैल्यू
यू कैन सिंपली कॉस यू डी यू ब्रैकेट क्लोज फाइनल इंटीग्रेशन डी यू। सेम चीज कर रहे हैं हम लोग, बस वेरिएबल डिफरेंट रखे हैं ताकि आपको हम कंफ्यूज कर सके जानबूझ के। ये हो जाएगा u इंटू कॉस यू डी यू, कितना हो जाएगा? सिंपली u कॉस u का वैल्यू होता है माइनस, सॉरी माइनस साइन यू, सिंपली साइन यू, साइन यू माइनस इंटीग्रेशन ओवर, इसको देखिए डी डी यू ऑफ यू करेंगे तो 1 आएगा आंसर, भूल जाइए उसको। इसका आंसर अभी हम लोग निकाले साइन यू होल डी यू, जी हाँ ठीक है ठीक है। तो फाइनली आंसर हो जाएगा u साइन u माइनस इंटीग्रेशन ओवर साइन u डी यू। अब अगर फिर से सॉल्व किया जाए u साइन u माइनस इंटीग्रेशन ओवर साइन u, साइन u का इंटीग्रेशन कॉस u आएगा विद नेगेटिव साइन, हो जाएगा माइनस कॉस u प्लस c, और कुछ नहीं करेंगे आंसर, ठीक है। चलो और कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं हम कुछ नहीं बोलेंगे हम। चलिए ये हो गया, और फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी। क्या है वो? इंटीग्रेशन ओवर ln t dt, ठीक ठीक। अच्छा, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हो आप मेरे से। आप मेरे को बोलोगे भैया यहाँ पर तो बस यही एक फंक्शन है ln t, तो क्या किया जाए? हम लोग बस एक ही फंक्शन है ln t, फिर क्या किया जाए? हाँ बोलिए बोलिए, क्या किया जाए? सोचो सोचो सोचो, ठीक है। देखिए ये चीज समझने की कोशिश करो आप कि सिंपली अगर आप चाहो कि इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx निकाल दो, ये पॉसिबल नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx का डायरेक्ट आप निकाल दो, पॉसिबल नहीं है। इसको करने का तरीका सिर्फ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही है, ठीक है। अब देखिए ध्यान सुनिए क्या बोल रहे हैं हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ओवर ln t इंटू 1 dt, हाँ या ना? देखिए लिख सकते कि नहीं लिख सकते, हाँ या ना? ln t इंटू 1 तो लिख सकते हैं भैया, क्यों नहीं? मल्टीप्लाई है, 1 तो लिख सकते हैं, ठीक है ठीक है ओके। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, ln t इंटू t टू द पावर 0 dt, हाँ या ना? क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 हमेशा 1 होता है, तो t टू द पावर 0 भी लिखने में क्या पाप कर देंगे हम? पॉसिबल है, वैलिड है, वैलिड है, वैलिड है, वैलिड है, वैलिड है। ओ क्या बोल रहा हूँ, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। तो ये एक फंक्शन हो गया, ये एक फंक्शन हो गया, ये है लॉगरिदमिक फंक्शन, ये कैसा अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो लॉगरिदमिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शंस में इस सीरीज में पहले कौन सा आता है? पहले ये रहा लॉगरिदमिक फंक्शन, ये रहा अलजेब्रिक फंक्शन, पहले आता है लॉगरिदमिक फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन लॉगरिदमिक फंक्शन को मिलना चाहिए, मतलब एकदम सही फॉर्मेट में है, पहले लॉग है फिर ये है, ठीक है। चलिए फिर फॉर्मूला यूज कर लीजिए। फर्स्ट फंक्शन ln t इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है? t टू द पावर 0 dt, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन ओवर एक स्क्वायर ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ln t, यहां पे वेरिएबल t है इसलिए dt लिख रहे हैं, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का वैल्यू dt होल ब्रैकेट dx, ठीक है। dt एक ही बात है, तो ये हो जाएगा फाइनली यहां पर आ जाएगा ln t इंटू, याद है आपको हम आपको बोले थे कि इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना होगा हमेशा? इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होगा? x, इंटीग्रेशन ऑफ du कितना होगा? u। तो सिमिलरली यहां पर अगर आप डायरेक्टली बोलना चाहो
तो क्या हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टी इक्वल 0 मतलब 0+1 by 0+1 1/1 मतलब सिंपली टी आएगा, ठीक है, माइनस dt ऑफ ln t का डेफिनेशन क्या था, वो तो है ना, क्या है 1/t इंटू, और इसका वैल्यू क्या आया था, t आएगा इंटू dt, ये कैंसिल, तो फाइनली हो जाएगा ये ln t इंटू t माइनस इंटीग्रेशन ओवर dt, ये कैंसिल बचा टी, फाइनली आ जाएगा इसका ln t इंटू t माइनस टी प्लस सी आंसर। इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा, सिंपली t होगा, अभी तो दिखाया था लोग, इंटीग्रेशन ऑफ dt सिंपली t आता है। फाइनली लास्ट में एकदम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख रहे हैं हम, ठीक है। चलो आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा। चलिए अब एक पार्ट बाकी और, हाँ चलिए आइए, अब हम लोग इंटीग्रेशन का लास्ट फेज में है, जिसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। देखिए डेफिनेट इंटीग्रल अपने आप में ही 7-15 पेज का चैप्टर है, 7-15 पेज नहीं, 7-5 चैप्टर से बना हुआ है, बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है। पर यहाँ पे हम लोग को अपने डोमेन में, फिजिक्स के डोमेन में जितना ज़रूरत है एटलीस्ट उतना हम आपको बता रहे हैं बस, ठीक है। पूरा बताने जाएंगे ना तो मेरे दिमाग खराब हो जाएगा, छोड़िए उसको। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डेफिनाइट इंटीग्रल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने समय बचाने के लिए जल्दी से लिख के रखे हैं डेफिनेशंस। द डेफिनेट इंटीग्रल, प्लीज ध्यान सुनिएगा, द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ f of x between the lower limit a and the upper limit b is written as, मतलब denoted as, ये इसका नोटेशन है, क्या है नोटेशन। सिंपली आप हम लोग कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx ऐसे लिखते हैं। पर डेफिनेट इंटीग्रल में क्या करते हैं कि यहां पर एक वेरिएबल और यहां पर एक वेरिएबल लिखते हैं हम लोग, नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट और ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट, और नया कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन ही है, बस हल्का सा डिफरेंट है बस। वो डिफरेंट क्या है समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल है, आप सिंपली इसका इंटीग्रेशन जैसे करते हैं वैसे करेंगे। लोअर लिमिट बोला है मतलब यहाँ पे एक लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और कुछ नहीं, लोअर लिमिट अपर लिमिट बस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसको इवैल्यूएट कैसे किया जाता है। तो उस केस में टू इवैल्यूएट द डेफिनेट इंटीग्रल, ये 3 स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट सिंपली द इंटीग्रल, simplify the integral, simplify the integral कहाँ लिख दिए भैया हम, फर्स्ट सिंप्लीफाई द इंटीग्रल उल्टा लिख दिया, सॉरी, बस अंग्रेजी का गलती है और कुछ नहीं, बस अंग्रेजी गलती है हमारा, थोड़ा कोई बात नहीं है, सही कर देंगे हम। फर्स्ट सिंपली इवैल्यूएट द इंटीग्रल, फर्स्ट सिंपली इवैल्यूएट द इंटीग्रल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। जैसे हम लोग सिंपली अभी तक इवैल्यूएट करते आए हैं ना, इसको छोड़ के वो काम पहले कीजिए, बस आप उसका इंटीग्रेशन कीजिए, बस उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, हो गया फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इज इवैल्यूएटेड एट x इक्वल्स टू b एंड x इक्वल्स टू a। जो इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा वो भी तो फंक्शन ऑफ x होगा, जो इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा वो भी तो फंक्शन ऑफ x होगा। आप क्या करोगे, आप उस फंक्शन का वैल्यू निकालोगे एट x इक्वल्स टू b एंड x इक्वल्स टू a।
देखने में बहुत टीडियस लग रहा है पर बहुत सिंपल है। एंड देन फाइनली हम लोग क्या करेंगे, फाइनली द सेकेंड रिजल्ट दैट इज x इक्वल्स टू a इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट रिजल्ट x इक्वल्स टू b। दैट इज ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x विद इन द लिमिट a टू b इज इक्वल्स टू ये। आपने पहला सिंपली उसको सॉल्व किया, सिंपली सॉल्व किया, मान लीजिए g ऑफ x आया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, a और b बाकी है, आप सिंपली क्या करोगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू b माइनस द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू a, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अपर लिमिट माइनस द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट लोअर लिमिट। समझ में आया, ये आपका आंसर है। इतना हम लोग लिखे हैं ना बस आपको समझाने के लिए, जब एग्जाम्पल्स करोगे ना बच्चा है इजी लगेगा न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आप इसको एक बार अच्छे से कॉपी करके पढ़िए और लिखिए एक बार प्लीज, एक बार कॉपी अच्छे से लिख लीजिए उसको एक बार। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं हम लोग। चलिए आइए, डेफिनेट इंटीग्रल क्या है हम लोग वो समझे, अब उसी पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं बस आपको फील आ, बस समझ जाओ हाँ ऐसा होता है और कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन सिंपली क्या बोला, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx फ्रॉम द लिमिट 1 to 2 1 to 5 है, मतलब लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 5 है। तो सिंपली क्या करेंगे आप, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। आप सिंपली x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कीजिए, क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करने से आंसर आएगा x टू द पावर 2 + 1 बाई 2 + 1। ठीक है, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दीजिए 1 5, बस यही करना है, बस यही करना है। आपने इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया, ब्रैकेट लिखे स्क्वायर ब्रैकेट, अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 1। ठीक है, अब आपको सिंपली इसको क्या करना है, ये तो कांस्टेंट है 1/3 बाहर आ जाएगा, बचेगा x³ 1 5, हाँ या ना। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 5, मतलब एक बार x की जगह 5 पुट कीजिए 5³ माइनस एक बार x की जगह 1 पुट कीजिए 5, ये आंसर हो जाएगा 1/3 इंटू 5³ 125 माइनस 1 टू द पावर 5 1। ए क्या गलती किए हम, कुछ तो गलती किए हैं, क्या गलती किए हम, यहाँ तो क्यूब होगा, हम x के जगह 5 पुट किए हैं, x के जगह 1 पुट किए हैं, वो कोई मैटर नहीं करता, चलो ठीक है, तो हो जाएगा 124/3 आंसर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमने कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखा है। ठीक है, सिंपली यही आंसर होगा और कोई आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, जो फंक्शन था आप उसको सिंपली इंटीग्रेट कीजिए, फिर जो कांस्टेंट टर्म है जो भी हेन तेन बाहर लाइए। अब ये लिखिए, इसका मतलब क्या हुआ, आपको इस फंक्शन का वैल्यू निकालना है एट x इक्वल्स टू 5 माइनस इस फंक्शन का वैल्यू निकालना है एट x इक्वल्स टू 1। x की जगह 1, x की जगह 5 पुट किया, अपर लिमिट वाला वैल्यू माइनस लोअर लिमिट वाला वैल्यू जो आएगा आएगा वही आंसर है, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है, ताम जाओ बस। कितना इजी था, जब आप पढ़ रहे थे कितना डिफिकल्ट लगता है, इसलिए हम बोलते हैं आपको पढ़ने का तरीका अलग होता है, समझने का अलग होता है, करने का अलग होता है। प्लीज कंफ्यूज मत होइए, बहुत इजी, करना बहुत इजी है, समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। समझने वाला प्रोसेस ना थोड़ा टाइम दीजिएगा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं, इंटीग्रेशन ओवर cos x dx फ्रॉम 0 to π/2। ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x हो जाएगा sin x इन द लिमिट 0 to π/2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार आप x की जगह π/2 लिखो, sin π/2 माइनस साइन की जगह x की जगह 0 लिखिए। ओके, sin π/2 मतलब π/2 मतलब 90 डिग्री, sin 90 1
माइनस साइन 0 0, 1 माइनस 0 आंसर 1। इजी इजी, बस और क्या चाहिए आपको, ठीक है। बस ये चीज समझना पड़ेगा आपको, ये लाइन से ये लाइन का मतलब वैल्यू आप एक बार x की जगह अपर लिमिट पुट करो, माइनस एक बार x की जगह लोअर लिमिट पुट करो और फिर सिंप्लीफाई कीजिए, बस जो आएगा आएगा, और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 0 to π/4 इंटीग्रेशन ओवर साइन x प्लस कॉस x। आइए देखते हैं ये क्या कर सकता है हम लोग के लिए। अच्छा देखिए भैया, सिंपल सा बात है, पहले तो यहाँ पर दो चीज है, इसको आप ऐसे स्प्लिट कर लीजिए बिना दिमाग चलाए। 0 to π/2 साइन π/4 है साइन x dx प्लस 0 to π/4 कॉस x dx। जी हाँ, ठीक है। आइए सॉल्व करता है एक-एक करके। साइन x का इंटीग्रेशन होता है कॉस विद नेगेटिव साइन, जब भी कॉस आएगा विद नेगेटिव साइन, माइनस कॉस x इन द लिमिट 0 to π/4, ठीक है, प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन ही होता है इन द लिमिट 0 to π/4, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। माइनस है ना, सामने माइनस ला दीजिए, माइनस बाहर चला गया, बचा क्या, cos x 0 to π/4 प्लस साइन x 0 to π/4, और कुछ करना नहीं करना, बस सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं। माइनस cos π/4 कितना हो जाएगा, cos π/4 माइनस cos 0 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन π/4 माइनस साइन 0, ठीक है। सॉल्व करते हैं। माइनस cos π/4 मतलब क्या होता है, π/4 मतलब पाई मतलब 180 डिग्री, मतलब 180 45 डिग्री, π/4 मतलब 45 डिग्री, cos 45 होता है 1/√2, याद आया, माइनस cos 0 होता है, cos 0 होता है 1। क्या ठीक लिख रहे हैं, ठीक ही लिख रहे होंगे। प्लस साइन 45 होता है, कितना होता है साइन 45, साइन 45 होता है 1/√2, और साइन 0 होता है 0, भूल जाइए उसको, माइनस 0 होगा, ऐसे होगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सामने ब्रैकेट है, साइन खुलेगा तो ये माइनस 1/√2 प्लस 1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस कैंसिल, आंसर आया 1। देखिए समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल सा क्वेश्चन था। cos 45 होता है, cos 4/π होता है 45 डिग्री, पाई 180, π/2 90, π/4 90/2 45। ठीक है, ये भी हो गया हम लोग का। तो देखिए हमने ट्राई किया आपको समझाने का। आज हम लोग ने क्या देखा कि इंटीग्रेशन है एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन का बहुत सारे फॉर्मूला सीखे हम लोग ने, और हमें ट्राई किया आपको समझाने का कि फॉर्मूलाज कैसे काम करता है, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद आया रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, उसको समझने के बाद हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए हैं, ठीक है, बोथ सिंपल न्यूमेरिकल्स, सब्स्टिट्यूशन न्यूमेरिकल्स, ठीक है। उसके बाद आया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जब दो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो वहां पे एक फॉर्मूला है, आपको वो समझना पड़ेगा, और कौन सा फंक्शन को फर्स्ट और कौन सा को सेकंड वो डिपेंड करता है, वो सीरीज है आइलेट, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये हो गया। एंड देन फाइनली हम लोग ने पढ़ा डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या है और उसको कैसे इवेल्युएट करते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन का सारा पार्ट्स खत्म हो गया, जितना जरूरत है हम लोग को, बेसिकली जितना हम लोग को जरूरत है उतना खत्म कर दिया हम। एंड देन फाइनली अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझेंगे। इंटीग्रेशन जैसे डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था, स्लोप ऑफ अ लाइन। डिफरेंशिएशन एट एनी पॉइंट का मतलब क्या है, उस टेंजेंट का स्लोप कितना है। एंड सिमिलरली इंटीग्रेशन का मतलब क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है, प्रीवियस नेक्स्ट एपिसोड में।
ठीक है, चलिए आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं. टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे अहेड.